गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे और ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट अस स्टार्ट द आवर चैप्टर विच इज नेम इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है सभी का एप्लीकेशन के ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन में या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो आज बेटा हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको सीखना है तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर हम बात करेंगे और फिर धीरे धीरे हम इसको राइट नोट्स भी अपना बना के हम चलेंगे। तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप सबसे पहले जो नोट्स है, जो सबसे पहली नोट है या जो सबसे पहला पॉइंट है, उसको आप राइट कर सकते हो लाइन ऑफ साइट। उसका नाम क्या है? लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट को जरा समझते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? लाइन ऑफ साइट। देखो लाइन ऑफ साइट जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, यानी वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो बेटा जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है? ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो आप जानते हो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? बेसिकली anything which occupy space is called ऑब्जेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वो चीज़ जिसके पास क्या हो, स्पेस हो, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे बेटा मैं फिजिक्स के डिफिनेशन नहीं लगा रहा हूँ। क्या फिजिक्स में जो आपने मैटर को डिफाइन किया था वो डिफिनेशन हम लगा देंगे? नहीं, हम केवल ऑब्जेक्ट क्या है उसका मतलब समझा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जो स्पेस में कुछ बेसिकली वो थिंग जो स्पेस एक्यूपाई करे या जो इन्वायरमेंट में स्पेस एक्यूपाई करे, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब जरा देखना ऑब्जेक्ट के बाद ये क्यों इतना बड़ा होता जा रहा है। ऑब्जेक्ट के बाद एक और चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना होगा, ऑब्जर्वर। तो ये ध्यान में रखना, ये सारी डिफिनेशन आप रखते दिमाग में रखते भी जाएंगे। तो ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर क्या है? तो आप जानते हो ऑब्जर्वर का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट को वॉच करे या जो ऑब्जेक्ट को देखे। बेटा वो जो ऑब्जेक्ट को वॉच करता है, जो ऑब्जेक्ट को सीन करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर बोलते हैं। अब एक्चुअली मान लो सपोज करो, मान लो ये यहाँ पे है ऑब्जर्वर, मैंने यहाँ बना दिया ऑब्जर्वर और यहाँ जो मेरे पास में है वो है ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को मैंने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। मैंने क्या किया बेटा? इसको एक लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया इसको, ठीक। तो मैंने एक लाइन से इसको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। जब मैंने इसको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया तो इस वक्त जो आपको ये लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बनी, इसे हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो आप लाइन ऑफ साइट की डिफिनेशन राइट कर सकते हो। लाइन ऑफ साइट की डिफिनेशन क्या बनेगी? A line which joining object, ये joining नहीं है, joining which joining object and observer is called line of sight। तो बेटा जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करे लाइन, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा आपको जैसे मैं अगर इसको रियल लाइफ में फील कराऊँ तो आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे मान लो ये मेरे पास में स्टाइलस है, मैं अपने आइज से इस स्टाइलस को वॉच कर रहा हूँ, तो मेरे आइज से इस स्टाइलस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनेगी
ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनेगी, जैसे मैं आपको बिल्कुल इसको बना के किसी तरीके से अगर मैं इसको दिखाऊँ, जैसे ये समझो आप, ये मान लो ये टॉप को मैं व्यू कर रहा हूँ अपनी आई से, तो मेरा जो हैंड इसको ज्वाइन कर रहा है दैट इज कॉल्ड लाइन्स ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट समझ गए, जो ऑब्जेक्ट को बेसिकली क्या करे, ज्वाइन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक, नाउ सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको ये लाइन ऑफ साइट क्लियर हुआ तो देखो अगली बात जो है उसको हम एक और वर्ड हम बात करेंगे, फोकस करेंगे, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, जरा इसके बारे में समझते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं इस स्टाइलस को वॉच कर रहा हूँ, इस स्टाइलस को वॉच कर रहा हूँ, तो मेरे आईज के जस्ट पैरेलल है, जैसे मैंने ये थोड़ा स्केल से मैंने अपने आईज से ज्वाइन किया, तो मेरे आईज से ये जस्ट पैरेलल लाइन जो बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, मान लो यहाँ पे मेरे पास में कोई ऑब्जर्वर है, मान लो मैंने कहा ये मान लो मेरे पास में कोई ऑब्जर्वर है, ये मैंने बनाया, ये मेरे पास मान लो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर के आईज के पैरेलल, इसके आई के पैरेलल मैंने इसकी पैरेलल लाइन बनाई, ये जो मैंने पैरेलल लाइन बनाई बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। यानी इस लाइन का क्या नाम हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब समझ गया, बेसिकली ऐसी लाइन जो ऑब्जेक्ट के आईज के जस्ट पैरेलल, जहाँ से ऑब्जेक्ट वॉच कर रहा है उसके जस्ट पैरेलल, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट में। देखो लाइन ऑफ साइट का मतलब ये, अगर मैं बात करूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या लाइन ऑफ साइट है, बिल्कुल ये भी लाइन ऑफ साइट बन सकती है, एकदम बिल्कुल पैरेलल। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऊपर देखूँ, थोड़ा सा नीचे देखूँ, तो वो लाइन ऑफ साइट अलग अलग हो जाएगी। अगर लेकिन मैं पैरेलल ही देखूँ तो वो क्या बनेगी, ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, अ लाइन विच इज पैरेलल टू, मैं यहाँ डेफिनेशन राइट कर देता हूँ, अ लाइन विच इज parallel to observer eyes is called हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लाइन ऐसे जो बेसिकली क्या हो, ऑब्जर्वर के आइज के जस्ट पैरेलल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं जरा। नेक्स्ट, अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर हो तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। क्लियर है किसी को इसमें डाउट तो नहीं? तो बेटा ये नेक्स्ट हमने टॉपिक की बात की हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, हम उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग आप लगाओ वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगला हेडिंग क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन का बेसिकली मतलब हम दो वर्ड से निकालेंगे। एलिवेशन वर्ड से लग रहा है जब आप किसी भी चीज़ को अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देख रहे हो। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देख रहे हो तो उस वक्त अपनी आइज़ को आप क्या करोगे, थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे। जब अपनी आइज़ को आप ऊपर लेके जाओगे तो उस वक्त जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा, मान लो ये मेरे पास में ये स्टाइलस ऊपर है, मेरे आइज़ से पैरेलल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनेगी। मैं थोड़ा स्केल से उसको बना के दिखाता हूँ। मैं तो मेरी आइज़ का तो हॉरिजॉन्टल ये बना, लेकिन मैं अब इस स्टाइलस को देख रहा हूँ तो मेरी आइज़ थोड़ा सा ऊपर गई। जब मेरी आइज़ थोड़ा सा ऊपर जाएंगी तो उस वक्त जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली क्या है, मैं इसको राइट कर देता हूँ। अगर आप इसको डायग्राम समझना चाहो तो जरा देखो ध्यान से। मान लो ये मेरे पास में क्या है, ऑब्जर्वर। मैंने ये बनाया, मान लो मेरे पास में ये बताइए एक ऑब्जर्वर है, और ये कर क्या रहा है कि अगर ये ऑब्जर्वर है तो इसका जो लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये बना हो गया, ये रही इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ये। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है
वो ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर बनाया, ऑब्जेक्ट जो है वो हमने कहाँ बनाया, ऊपर की तरफ बनाया, मान लो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ बनाया, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर इसको वॉच करना होगा तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को अगर इसको वॉच करना होगा तो अपनी आईज के ऊपर देखेगा, ये दैट इज अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर की तरफ देखेगा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ये बनाऊं, जैसे मान लो ये, तो इस वक्त जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड, ये तो लाइन ऑफ साइड बन जाएगी, ये तो सबको समझ में आ रहा है। ये जो लाइन है वो क्या बन गई, लाइन ऑफ साइड, ये तो लाइन ऑफ साइड, यानी ये जो लाइन बनी वो क्या बनी, लाइन ऑफ साइड बन गई। लेकिन लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल के बीच में देखो गैप बना, ये जो गैप बना, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, ये जो गैप बना इस गैप को हम क्या बोलेंगे, बेसिकली ये जो गैप बना उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी इनके बीच में जो गैप बना उस गैप को नाम दिया थीटा, हमने नाम दिया, ठीक। थोड़ा सा इसको हम बना देंगे अच्छे से, तो इसको हमने क्या बनाया, नाम दिया थीटा। तो बेटा ये जो थीटा बना उसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन बोलेंगे। अब जरा मेरे को बताना, क्या ये जो एलिवेशन है, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सपोज करूँ ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो क्या ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट इज ये जो एंगल बना है, क्या ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज में बना है? अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज में बना है ना? अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में बना है तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज द एंगल मेड बाय, इट इज द एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अपन इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, एक ऐसा गैप है या एक ऐसा एंगल है जो लाइन ऑफ साइड हॉरिजॉन्टल लाइन के पॉजिटिव डायरेक्शन में गैप बना रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जरा इसकी डेफिनेशन हम यहाँ राइट कर देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज एन एंगल और सेपरेशन made by line of sight with positive direction of horizontal axis, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये सपोज करो, ये आप हमेशा कंसीडर करके चलो कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर बनेगा, डेट इज आपके आईज के पैरेलल से। अगर आप ऊपर ऑब्जेक्ट को वॉच कर रहे हो तो दैट्स वाई ऑलवेज क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक। चलिए व्हाट है नेक्स्ट पॉइंट, अगला मेरे पास में है नेक्स्ट हेडिंग, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास में ये जो ऑब्जेक्ट है वो मान लो मैंने यहाँ ये मैंने बनाया ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक। और मैंने जो ऑब्जर्वर बनाया वो ऑब्जर्वर मेरा इस वक्त जो है वो मान लो वो टॉप पे है, मैंने उसको यहाँ ऊपर टॉप पे मैंने ऊपर मैंने ये मान लो मैंने ऑब्जर्वर बनाया और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, नीचे। तो बेटा अगर ऑब्जर्वर को मैंने ऊपर बनाया तो इसकी लाइन ऑफ साइड तो ये बनने वाली है ना, ये बन जाएगी इसकी लाइन ऑफ साइड, ये तो लाइन ऑफ साइड बन गई। लेकिन ये इसको वॉच कहाँ कर रहा है, नीचे की तरफ, यानी ये जो वॉच कर रहा है इसको किधर कर रहा है, वो नीचे की तरफ कर रहा है, यानी इसको वॉच कर ये नीचे की तरफ कर रहा है। जब ये नीचे की तरफ वॉच करेगा तो उस वक्त जरा देखो आप हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड, ये तो लाइन ऑफ साइड बन गई ना, ये तो आपकी बन गई क्या, लाइन ऑफ साइड, ये तो लाइन ऑफ साइड बन गई। लेकिन लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में जो गैप बना वो गैप नीचे की तरफ,
तो इस वक्त एंगल जो बना उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। लेकिन क्या ये एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में बना है, या बेसिकली आप बोल सकते हो क्या ये एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है? हाँ बिल्कुल बना है। यानी जो आपका ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो क्या है, वो एक ऐसा एंगल है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा बिटवीन लाइन ऑफ साइट। तो मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूँ, एन एंगल या आई एंगल या एन एंगल लिखो इसको, आई एंगल से ज़्यादा बेटर एन एंगल, थोड़ा इंग्लिश पे फोकस ज़्यादा नहीं करना है। एन एंगल मेड बाई लाइन ऑफ साइट, मेड बाई लाइन ऑफ साइट, इतना फास्ट इतना बड़ा कैसे लिखते हैं, मेड बाई लाइन ऑफ साइट विथ नेगेटिव, विथ थोड़ा सा फ्रंट इसका छोटा कर लो, विथ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ horizontal axis, विथ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ horizontal axis। तो बेसिकली अगर कोई भी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में अगर एंगल बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हुआ। अगला पॉइंट जरा देखना है, जैसे मान लो एक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो जरा नोट में आप उसको राइट करिए। बेटा जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने 3 पॉइंट क्लियर कर लिया, 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आपको वर्ड के क्वेश्चन मिले और उस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ, मीनार लिखा हुआ हो, टेम्पल लिखा हुआ हो, टावर रिटन हो, लाइट हाउस रिटन हो, ठीक, तो आप इन सारी चीज़ों को एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन से बनाएंगे। या कभी भी आपको बेंडिंग ऑफ ट्री दिखे ना, वर्ड में लिखा हो गया ट्री ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म ना, तो इस सारे सिनारियों में आप जो ट्रीज बनाओगे, टावर बनाओगे, टेम्पल बनाओगे, ऑलवेज कैसे बनाओगे, स्ट्रेट लाइन से बनाओगे। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे इन केस ऑफ application of trigonometry, we always make straight fast कैसे लिखते हैं, always make straight perpendicular line for temple, tower, lighthouse, window, etc. तो बेसिकली ये ध्यान रखना है, कुल मिला के आप इसका कंक्लूजन क्या है कि जो ऑब्जर्वर की हाइट से ऊपर दिखे तो उसको हमेशा क्या बनाना है, एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन आपको बना देना है, ठीक। तो ये पहला नोट आप दिमाग में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो अब देखो जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में जो सवाल आते हैं, बेसिकली अगर मैं सवाल की बात करूँ तो सवाल में 2 ही चीज़ें होंगी, या तो वो एक ट्रायंगल पर सिनेरियो देगा या 2 ट्रायंगल पर सिनेरियो देगा। कुल मिला के 2 ट्रायंगल वाले ही सवाल है। तो जरा नोट नंबर 2 देखें, नोट नंबर 2, ये बोल नहीं एक्चुअल में नोट होना चाहिए, नोट नंबर 2, ठीक। नोट 2 में जरा देखो, अगर मान लो सपोज कोई थोड़ा डायग्राम कैसे है,
मान लो मैंने क्या किया कि यहाँ मैंने बनाया एक टावर, ठीक, थोड़ा सा मैं पेन को थोड़ा इसकी थिकनेस बढ़ा दूँ। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि ये मान लो मैंने एक टावर, ठीक, ये मैंने टावर बना दिया और यहाँ दो ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर यहाँ है, एक ऑब्जर्वर तो इसकी मान लो लाइन ऑफ साइट बेटा ये मैंने बनाई और इसकी लाइन ऑफ साइट जो है ये मैंने बनाई, ये मैंने दोनों की लाइन ऑफ साइट बनाई। अब जरा देखो सपोज तो मान लो इसको इन दोनों की हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी हम बना देते हैं, ये मैंने इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बना दी, ठीक। लेकिन इसमें समझ में क्या आ रहा है कि देखो ध्यान से कि अगर ऑब्जेक्ट ये मान लो ऑब्जेक्ट ये है तो ये इस टावर से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, टावर से ज़्यादा डिस्टेंस पे है और ये वाला जो है ये टावर से कम डिस्टेंस पे है। सवाल है कौन सा एंगल ज़्यादा बड़ा होगा, कौन सा एंगल ज़्यादा छोटा। तो मान लो ये θ1 बोला और इसको मैंने बोल दिया θ। सवाल ये है कि बेटा इसमें θ1 ग्रेटर देन θ2 होगा या θ2 ग्रेटर देन θ1, कौन सा एंगल बड़ा होगा। तो आप इसको एनालिसिस कर सकते हो। कभी भी आप अपने घर के वाल से 4-5 मीटर डिस्टेंस पे या 4-5 कदम की दूरी पे आप खड़े रहिए और आप 4-5 मीटर की दूरी से अपने वाल के टॉप को वॉच करिएगा। उसके बाद थोड़ा उसके पास में आके अपने वाल के टॉप को वॉच करिएगा और ज़रा ऑब्जर्व करिएगा और बताइएगा किसमें अपनी आइज़ को ज़्यादा एलिवेट करने के लिए। तो आपको फील क्या होगा कि जब आप वाल के जितना पास से वॉच करोगे आपको उतना ऊपर देखना पड़ेगा और वाल की जितनी डिस्टेंस से आप देखोगे आपको उतना ही कम अपनी आइज़ को एलिवेट करने को मिलेगा। तो यानी यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला कि जब भी आप, मैं इसका कंक्लूजन क्या मिला, when we move towards the tower, the angle of elevation always, angle of elevation is always increases and vice versa is not true। कुल मिला के जब आप इसका जस्ट अपोजिट वर्क करोगे यानी आप टावर से दूर जाओगे तो वो उस वक्त इंक्रीज नहीं करेगा, अल्टीमेट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। दैट इज एंगल डिक्रीज। एंगल क्या होगा, डिक्रीज। तो जब भी आप टावर के जितना पास में जाओगे एलिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा और टावर से दूर जाओगे तो एलिवेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आप ये पॉइंट जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट नोट नंबर 3 की बात करें। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक ऑब्जर्वर मान लो ये मैं जो सर्कल से बनाता हूँ, मान लो ऑब्जर्वर एक ऑब्जर्वर यहाँ है और दूसरा मान लो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने ठीक। तो अगर मैं बोलूँ कि एक और ऑब्जेक्ट मैं बना देता हूँ और वो ऑब्जेक्ट मैं मान लो यहाँ, वो ऑब्जेक्ट सपोज करो मैं यहाँ, ठीक। ये मैं इनके सबसे पहले ये हमने माना था कि मेरे पास लिखा है कि ये ऑब्जर्वर है, तो मैंने इसकी लाइन ऑफ साइट जो है ये मैंने इसकी लाइन ऑफ साइट, ठीक, ये मैंने इसकी लाइन ऑफ साइट। अब क्या करेगा कि ये मान लो उसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर उसके टॉप को ये ऑब्जर्व कर रहा है तो उस वक्त इसकी लाइन ऑफ साइट के लिए बन जाएगी, ये इसकी लाइन ऑफ साइट बन जाएगी। सिमिलरली मान लो ये जो
ये जो मैंने ये सिनेरियो जो बनाया, जरा इसको देखना है से अब ये इसको तो बात किया, फिर मैं इसके ऑब्जर्वर को ध्यान से समझना। मान लो ये यहाँ से ये इसको यहाँ से बात किया, मान लो इसके जस्ट अपोजिट एक कोई है जो नीचे को बात कर रहा है, मतलब नीचे मान लो वो समथिंग सपोज करो, मान लो मैं इधर बात करता हूँ, चलो मैंने यहाँ बना दिया, ये मैंने बना दिया, ठीक। और ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे कोई दूसरा है, मान लो वो मैं दूसरा यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, ये मान लो यहाँ कोई है, वो करेक्ट क्या है, वो इसके मतलब बॉटम को वॉच कर रहा है, यानी ये यहाँ से इसको वॉच कर रहा है, ठीक। तो जरा देखना यहाँ से ये क्या हो जाएगा कहानी। यहाँ से मैंने काम किया, मैंने इसको इसके साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, इसके साथ मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक। और फिर सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है वो यहाँ तक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, ठीक। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक। चलो मैं ऊपर वाले को पूरा का पूरा मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो यहाँ मैंने बना दिया, ये यहाँ, अब मान लो ये इसको यहाँ से पास कर रहा है, ठीक। तो अब ज़रा देखना ध्यान से, मैं अगर इसको इससे ज्वाइन करूँ, ठीक, और इसकी अगर मैं यहाँ से अगर मैं इसकी ये पैरेलल लाइन बनाऊँ, यहाँ से मान लो मैंने पैरेलल लाइन बनाया यहाँ से, तो ये मैंने बना दिया पैरेलल लाइन, मानो ये मैंने बना दिया, ये इसका साथ है, ठीक। तो जरा देखना यहाँ से, और इसको मैंने इसके साथ बना दिया, ये बड़ा गजब का फिगर है, और इसके बेस्ड सवाल आते हैं, बड़े अच्छे सवाल आते हैं। तो जरा देखना ध्यान से, यहाँ से इसका एलिवेशन ये बना, ये इसका बना, ठीक ठाक बना, और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इसका ये क्या बन जाएगा, ये इसका डिप्रेशन बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से बात कर रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, इसका डिप्रेशन बन जाएगा। लेकिन ये जो थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है, पैरेलल। ये दोनों लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल लाइन है। तो अगर दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच का इंक्लिनेशन जो ये एंगल इक्वल इसलिए हो गया क्योंकि ये दोनों कैसे अल्टरनेट इंक्लिनेट हैं। तो मेरा समझाने का मतलब केवल इतना ही था इस फिगर में, कि आपको जब आप फिगर बनाते हो तो इस तरीके का फिगर कभी क्रिएट होता है, कभी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लेवल 2 के सवाल बनते हैं वो इन्हीं में बनते हैं। तो उस वक्त जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो उसके बॉटम से एलिवेशन के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो यहाँ से यहाँ वाच करो या यहाँ से वहाँ वाच करो, तो दोनों वक्त जो एलिवेशन और डिप्रेशन बनेगा वो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये पॉइंट आप जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ से एक और बात कर लेते हैं, एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा क्या कि एक ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ मैंने बनाया, मान लो ये ऑब्जर्वर मैंने यहाँ बनाया, ठीक, ये ऑब्जर्वर मैंने बनाया, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी वो बन गई, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। अब ये क्या कर रहा है कि ये ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ पे है, सी लेवल पे, या बेसिकली आप समझ लो ये सी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली मान लो सी लेवल का मतलब हम उसकी स्ट्रीम से लेंगे, उसके वाटर सरफेस से लेंगे, ठीक। और कोई भी अगर मैं टेम्पल या टावर या विंडो की बात करूँगा, तो जब भी आप सी लेवल पर कोई भी विंडो या टावर बनाओगे, तो जैसे मान लो मैंने ये सबसे ऊपर बनाया और ऊपर मैंने बनाया, जैसे मान लो यहाँ बना दिया, ठीक, समझना जरा, मान लो मैं यहाँ बनाया इसको, यहाँ बना दिया, सबसे ऊपर मैंने बना दिया। चलो मैं एक ही और लेयर लेता हूँ, यहाँ मैंने बनाया, तो इस वक्त जो इसका एलिवेशन बनेगा इसके साथ ये बन गया, ठीक, ये एलिवेशन बन गया। इसको बताने का मेरा मतलब ये था कि जब आप वाटर में कोई भी मिरर बनाओ, कोई भी आप टेम्पल बनाओ या टावर बनाओ, तो बेटा उसका रिफ्लेक्शन बनता है, और वो जो रिफ्लेक्शन होता है वो वाटर के नीचे होता है। तो यानी अगर आपने यहाँ से यहाँ पे इसको जो बनाया तो उतना ही रिफ्लेक्शन जो है, मैं वो अलग तरह से बना रहा हूँ, उतनी ही रिफ्लेक्शन उसकी कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी, ये बनेगी, उतनी ही रिफ्लेक्शन इसकी कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी। तो अब जरा इसके काम को आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, तो
तो रिफ्लेक्शन का क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। रिफ्लेक्शन का जो बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, थीटा। ऊपर वाला क्या बना, एलिवेशन। ये बहुत तगड़ा फिगर है, इस तरीके के सवाल बनते हैं। तो कुल मिला के अगर जब भी आपको कोई भी लाइट हाउस वाटर लेवल पे दिखे या वाटर सरफेस पे दिखे, तो आपको जितना डायग्राम सरफेस के ऊपर बनाना है विंडो को या टावर को, उतना ही उसके अंदर भी बनाना है। ये इसको ध्यान से समझिएगा जरा, ये वाला भी इम्पोर्टेंट डायग्राम है। ठीक, चलो अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं, फिर फाइनली इसको हम फिनिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा एक मेरे पास में टावर है यहाँ, ठीक, और इस टावर से ऑब्जेक्ट जो है वो पहले मान लो इनिशियल डिस्टेंस पर यहाँ था, फिर वो यहाँ, फिर वो यहाँ, ठीक। जिसका मतलब कि अब ये टावर से दूर जा रहा है, तो टावर से अगर दूर जाएगा तो उस वक्त इसका एलिवेशन मान लो इसका इसके साथ बना और इसका इसके साथ। तो टावर से दूर जाएगा तो सवाल है कि एलिवेशन बढ़ेगा या घटेगा। तो एलिवेशन जो होगा वो क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, क्योंकि जैसे डिस्टेंस हो जाओगे आपको अपने आइस को कम एलिवेट करना पड़ जाएगा। बेटा यहाँ पे जो थीटा बनेगा, जैसे मान लो ये थीटा 2 और यहाँ जो थीटा बनेगा मान लो थीटा 1, तो इस वक्त जो थीटा 2 होगा वो थीटा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। और रिजल्ट क्या निकल गया कि आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान से समझिएगा। एक और लास्ट फिगर की मैं एक और पॉइंट की बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैं कहूँ आपको एक चीज़ बनानी है ब्रोकन ट्री, ठीक, ब्रोकन ट्री वाला सवाल होता है, ब्रोकन ट्री। ये ब्रोकन ट्री कैसे बना जाता है, ये फ्री नहीं है, ये ट्री। ब्रोकन, मैं ट्री की बात कर रहा हूँ, ये फ्री कहाँ से आ गया, ठीक है, ब्रोकन ट्री, फिर ट्री लिखा है, आप ट्री ही मान लीजिएगा। ठीक, अब अगर मान लो जैसे मान लो मैंने कहा कि एक मेरे पास में ट्री है, मैंने ये बनाया, ठीक, ये मैंने ट्री भी बनाना है, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल सजा नहीं बनाना है कि आप बढ़िया तगड़े से ही ऐसे ऐसे वाला ट्री बनाना, तो ट्री भी आपको सजाना नहीं है। कुल मिला के आप इस तरीके वाला ट्री नहीं चलेगा, कैसे बना लो आप, उसमें लीफ लगा लो, फ्लावर लगा लो, ये वाली कहानी नहीं चलेगी। ठीक, तो मैंने ये ट्री बनाया। अब ये मान लो ये ट्री जो है स्टार की वजह से या स्ट्रॉन्ग की वजह से ये ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेकर पार्ट को हमने क्या बनाया, कट। अब अगर ये ब्रेक हो गया है तो इसका जो टॉप वाला पार्ट है वो नीचे सरफेस को कहीं टच करेगा, तो वो जो सरफेस को जहाँ पे टच कर रहा है वो मैंने ये बना दिया। ठीक, और अगर ये मान लो यहाँ पे टच किया तो यहाँ से इसकी क्या बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना सकते हो आप। यहाँ से इसको क्या बना सकते हो आप, इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना सकते हो आप। तो यहाँ से मैंने क्या दिया, इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दिया। ठीक, अब तो कुल मिला के हॉरिजॉन्टल एक्सिस जैसे ही बना तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बना उसको मान लो हमने क्या बोलते हैं, थीटा। तो कभी कभी होता है कि ये ब्रोकन पार्ट में जो नीचे वाली चीज उसको हम क्या बोलते हैं, शैडो भी बोलते हैं। तो ये शैडो भी है और साथ में ये जो बेंडिंग वाला पार्ट है ये कौन सा है, ब्रोकन पार्ट है। तो कभी भी आपको ब्रोकन ट्री बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो बेटा ये टोटल इस तरीके से सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। जितने भी बढ़िया बढ़िया आपके कंसेप्ट्स हैं वो सारे कंसेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम अगले वाले क्लास में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड PYQs की बात करेंगे, बढ़िया बढ़िया PYQs डिस्कस करेंगे, साथ में इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। तो आज के लिए हम होमवर्क आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, बस होमवर्क ये है कि जितनी चीज़ आपको पढ़ाई गई है, इसमें जितने पॉइंट्स पढ़ाए गए हैं वो सारे पॉइंट्स आप क्या करोगे, रिमेंबर करके होगे। मैं 1 बाय 1 करके सबको दिखा देता हूँ कि मैंने पहले पॉइंट्स में क्या क्या बात की है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक, एक बार मैं फिर से रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले हमने लाइन ऑफ साइट की बात की और लाइन ऑफ साइट को भी मैंने डिफाइन किया। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बताया, फिर उसके बाद हमने क्या बताया, एंगल ऑफ एलिवेशन बताया, फिर हमने क्या बताया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया, फिर हमने क्या बताया, कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी आपको विंडो टावर सब दिख जाएंगे इनको आपको स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन से बनाना है। तीसरा मैंने बताया कि जब भी आप किसी भी टावर या विंडो से दूर जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा,
ये एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा, उसके पास जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और सबसे गजब का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसके बेस्ड सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर के बहुत अच्छे सवाल पूछ रखे हैं। इस फिगर को बताने का केवल मेरा एक एम ये था कि जब आपको ये भी सिनारियो दिख जाए तो उस वक्त आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम चीज़ बन जाती है। ठीक, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। अगला फिर मैंने बताया ये एक सिनारियो होता है कि जब क्यों आपको वाटर सरफेस में किसी भी टावर या टेम्पल को बनाना होगा तो जितना आप वाटर सरफेस को ऊपर बनाओगे उतना ही उसको वाटर सरफेस के नीचे बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन या बेसिकली इमेज का कंसेप्ट आ जाता है। तो जितना ऊपर बनता है उतना ही वो नीचे बनेगा। ठीक, फिर लास्ट में मैंने एक और पॉइंट की बात की, ये नेक्स्ट पॉइंट था कि जब भी आप टावर या टेम्पल से दूर जाओगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और लास्ट में फिर हमने बताया ब्रोकन ट्री आपको कैसे बनाना है। ओवरऑल इतने ही कंसेप्ट पे बेस आपके सवाल आते हैं। कुछ और एक और चीज़ मैं जाते लास्ट में एक और पॉइंट बता देता हूँ कि बेटा एक चीज़ आपको पता है लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ कि अगर मैं पूछूँ कि स्पीड जरा बताओ, स्पीड क्या होता है, तो आप जानते हो स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबको पता है। सर स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से दूसरा फार्मूला अगर मैं बोलूँ कि टाइम इज इक्वल टू क्या है, तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। या बेटा यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा। ठीक, ये फार्मूला भी रखेंगे। और एक और चीज़ बेटा, स्पीड जो है वो उसकी दो यूनिट आपको मैक्सिमम मिलती है, एक तो किलोमीटर पर आवर मिलती है, दूसरा मीटर पर सेकंड मिलती है। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो बेटा 5/18 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो बेटा आप किसी का जस्ट रेसिप्रोकल 18/5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, बस इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आप दिमाग में रखिएगा। कल हम इस पर बेस्ड क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो फाइनली इसको आप रिवाइज करके आइएगा, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। और कल हम इनके बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड very best to all. Okay, thank you to all.